नमस्कार दोस्तों, मैं दुतिका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चंद्रगुप्त नाटक के बाद जयशंकर प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नाटक के बारे में देखेंगे, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आज इसकी समीक्षा को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नाटक ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 3 अंक हैं और जो 3 अंक हैं इसमें प्रत्येक अंक में एक दृश्य है, मतलब 3 अंक का 3 दृश्य। पात्र के बारे में देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी और महादेवी। प्रधान चरित्र जो कि नाटक के अन्य पात्रों पर भी प्रभाव डालता है। समस्त घटनाएं इसी से संबंधित है। सखराज गौड़ पात्र है। महत्वाकांक्षी रणकुशल एवं कूटनीतिज्ञ, साथ ही क्रूर भी है, जो कि रामगुप्त के राज्य को चारों ओर से घेर लेता है। कोमा मिहिरदेव की पालित पुत्री, जो कि सकराज से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त समुद्र का छोटा पुत्र है। साहसी, पराक्रमी, वंश और समाज की गौरव रक्षा करने वाला। रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र है। प्रमुख पुरुष पात्र और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कौन? रामगुप्त। शिखर स्वामी रामगुप्त का विश्वास पात्र है। गुप्त कुल का अमात्य को की धूर्त स्वार्थी है। छल प्रपंच से परिपूर्ण व्यक्ति है। मिहिरदेव सकराज के आचार्य, कोमा के धर्मपिता गौड़ पात्र हैं। मंदाकिनी चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन है। साहसी और प्रगतिशील युवती है। नारी मन की व्यथा को समझती है। पुरोहित, धर्मशास्त्र के आचार्य, आदर्श ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधि चरित्र। तो ये तो हो गया पात्र के बारे में दोस्तों। और पात्र को जयशंकर प्रसाद जी के नाटक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए पात्रों को तो पूछता ही पूछता है। तो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है पात्रों के बारे में। अब देखते हैं विशेष। तो है ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद की अंतिम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्य कृति है। अंतिम इसलिए है क्योंकि देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के 3 नाटक हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। तो पहला नाटक तो हो गया स्कंदगुप्त, दूसरा जो है चंद्रगुप्त और तीसरा ध्रुव स्वामिनी। तो ये महत्वपूर्ण, इसीलिए यहाँ पर जो है ध्रुव स्वामिनी को अंतिम नाटक बताया गया है। ध्रुव स्वामिनी एक नारी प्रधान नाटक है, क्योंकि ये ध्रुव स्वामिनी के ऊपर ही ये नाटक जो है पूरा केंद्रित है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है जो तलाक और पुनर्विवाह से संबंधित नाटक है। इस नाटक में नाट्य वस्तु और नाट्य शिल्प को उचित रूप में विनियोजित एवं उनमें सामंजस्य परिलक्षित होता है। प्रसाद के अन्य नाटकों के अनुरूप यह भी ऐतिहासिक नाटक ही है। देखिए, जितने भी तीनों नाटक हैं, ये तीनों के तीनों नाटक जो हैं इनके ऐतिहासिक ही हैं। हालांकि इनमें ऐतिहासिकता को जीवित रखा गया है और कुछ तोड़ मड़ोड़ भी किया गया है। विश्वास दत्त का देवी चंद्रगुप्तम के अंश नाटक के मूलाधार हैं। ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक लिया गया है, ये जो है विश्वास दत्त
का जो नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसी के अंश के रूप में जो है उसी से ये मूल आधार ये लिया गया है। नाटक के कथ्य को यथार्थ रूप में यथावत जो है प्रस्तुत किया है। अपने आप में एकमात्र नाटक है जिसमें औपन्यासिक प्रवृत्ति का अभाव है। इस नाटक में संघर्ष और द्वंद्व की नाटकीयता परिलक्षित होती है। नाटक का मंचन इतना सरल है कि बिना किसी काट छाट के किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं उनको रंगमंच पे दर्शाया नहीं जा सकता, लेकिन ये इनका एक ही नाटक है। कौन? ये ध्रुव स्वामिनी, जिनको जो है मंच पर मंचन किया जा सकता है। समस्या प्रधान होने के बावजूद समस्या नाटक के वर्ग के अंतर्गत इसे नहीं रखा जाता। इसमें समस्या बहुत हैं, देखेंगे हम लोग समीक्षा में कि इसमें क्या होता है। वैचारिक नाटक होने के पश्चात यह नीरस नहीं है। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के समर्थक थे, इसलिए चंद्रगुप्त की गरिमा बनाए रखने के लिए रामगुप्त की हत्या सामंत कुमार से करवाई है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है रामगुप्त जो समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा है और ये चंद्रगुप्त उनका छोटा बेटा है। और ध्रुव स्वामिनी की शादी जो है ये रामगुप्त से कर दिया जाता है। क्योंकि जो है ये समुद्रगुप्त हैं, कहीं पर जाए रहते हैं ये जैसे भीष्म जी लाए रहते हैं अम्बा अम्बालिका को जीत के, उसी तरह ये भी उनको लाए रहते हैं और इनको बंदी बनाए रहते हैं। फिर जो है कुछ समय बाद जो है ये ध्रुव स्वामिनी की शादी जो है अपने बड़े बेटे रामगुप्त से कर देते हैं। और ये रामगुप्त जो है बड़ा विलासी होता है और अपनी पत्नी जो ध्रुव स्वामिनी के जो मान सम्मान का कोई इसको परवाह ही नहीं रहता है। ये जो हमेशा न शराब के नशे में जो है डूबा रहता है और फिर जो है ये जो है अपनी पत्नी को जो है ये सकराज को हाँ दे देता है। तो उसी को जो है ये चंद्रगुप्त जो है बचाते हैं, उसी के बारे में ये कहानी है। तो देखते हैं, इस तरह प्रसाद जी ने कई जगह ऐतिहासिक तथ्यों को चरित्र रक्षा के लिए छोड़ दिया या मरोड़ दिया। नाटक का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों को पुनर्जीवित करने का नहीं बल्कि उसके भीतर छुपे सत्य को उजागर करना है। इसे सिद्ध करने के लिए कहीं कहीं उन्हें नाटक को अपने अनुसार घुमाना पड़ा है। तो समीक्षा देखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में 3 अंक हैं, इसमें दृश्य विधान नहीं है। ठीक है, तो इस ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है 3 अंक हैं और इसमें दृश्य विधान जो है नहीं है। देखते हैं प्रथम अंक के बारे में। शिविर के पिछले भाग का मंचन है, जहाँ ध्रुव स्वामिनी खड्गधारिणी से बात करती हुई दिखाई देती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है खड्गधारिणी, इसे पूछा भी जाता है। खड्गधारिणी चंद्रगुप्त की मुक्ति की बात करती है कि यदि आप राजाधिराज से उनकी मुक्ति की राह प्रशस्त कर सके तो। ध्रुव स्वामिनी अपनी स्वर्ण पिंजरे की व्यथा बयां करती है। उसे कोई सम्मान प्राप्त नहीं, क्योंकि उसके पति मदिरा और विलासनियों में डूबे रहते हैं। देखिए, ये जो इसको जो ये समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र होता है, इसी कारण इसको जो है राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। लेकिन ये जो इतना मांस मदिरा में डूबा रहता है, ये हमेशा विलासी की तरह ही ये जीवन व्यतीत करता है। कौन? ये रामगुप्त। आक्रमण की सूचना को रामगुप्त अनसुना कर देता है। चंद्रगुप्त के लिए ध्रुव स्वामिनी का प्रेम उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसी का फायदा उठाकर जो है ये जो सकराज है ये इसके राज्य पर आक्रमण करता है। लेकिन ये जो है उसको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो अपने में मगन रहता है। शिखर स्वामी सकराज का संदेश सुनाता है कि संधि की शर्त पर उन्होंने ध्रुव स्वामिनी को अपने लिए और सामंतों की पत्नियों को अपने सैनिकों के लिए मांगता है।
देखिए अब इसी का फ़ायदा उठाता है शकराज और इसको जो है ये संदेश भिजवाता है कि जो है ध्रुव स्वामिनी को उस शकराज को दे दिया जाए और बाकियों की पत्नियों को उसके उनके सैनिकों को दे दिया जाए। तो देखो यहाँ पर जो है राम को गुप्त जो है इसके लिए सहमत हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी यह सब सुनकर आत्महत्या करने जाती है, तभी चंद्रगुप्त उसे बचा लेता है। चंद्रगुप्त तभी सारे घटनाक्रम से परिचित होता है और एक तरकीब सोचता है। उसे स्त्री वेश में शक शिविर में जाने की बात करता है। ध्रुव स्वामिनी भी साथ चलने को तैयार होती है। तो देखिए जैसे यहाँ पर जो है दोनों अब बात करते हैं, फिर ये ध्रुव स्वामिनी के साथ जाने के लिए तैयार होता है। पर जो है वहाँ पर जाते हैं तो वो देखकर चकित हो जाता है कि दो दो ध्रुव स्वामिनी सकराज जो है इनको देख के। ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति के मार्ग में चंद्रगुप्त का पहला कदम है। अब यहाँ पर ये इसका कदम शुरू होता है। यह अंक अभिनेता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे अंक में शिविर का ही दृश्य विद्यमान रहता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त के लिए कहा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। शिखर स्वामी ने रामगुप्त के लिए कहा। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। मंदाकिनी ने रामगुप्त की बातें सुनकर कहा। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से जब वह आत्महत्या करने जाती है उसी समय कहा था। इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग में हाँ करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है? ध्रुव स्वामिनी ने अपने हृदय के द्वंद्व को समझना चाह रही है जो कि चंद्रगुप्त के लिए है। देखिए ध्रुव स्वामिनी तो शुरू से ही ये चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और ये चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है, लेकिन उसको मजबूरन जो है रामगुप्त से शादी करनी पड़ती है। तो अब द्वितीय अंक है। कथा का केंद्र शकदुर्ग है। कथा का केंद्र शकदुर्ग है। शकराज संधि का परिणाम जानकर बेहद खुश होता है। कोमा और मिहिर देव शकराज को नारी का अपमान करने से रोकते हैं, पर वह किसी की भी नहीं सुनता। शकराज दोनों को अपमानित करता है। मिहिर देव अमंगलकारी धूमकेतु की ओर इशारा करते हुए और कोमा के साथ चले जाते हैं। शकराज उस धूमकेतु को देखकर बेहद चिंतित होता है, अनिष्ट होने से भयभीत रहता है। ध्रुव स्वामिनी ने शकराज से एकांत में मिलने का प्रस्ताव भेजती है। जब देखिए जब ये ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त को एकांत में मिलने के लिए ये भेजती है तो ये जो है ध्रुव स्वामिनी के साथ जो है ये चंद्रगुप्त भी नारी वेश में उसके साथ जाता है। नारी वेश में चंद्रगुप्त भी साथ जाता है। चंद्रगुप्त और शकराज में युद्ध होता है और शकराज की मृत्यु हो जाती है। यह अंक सक्रिय और मर्मस्पर्शी है। प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकाने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। सही बात है, कोमा ने शकराज से कहा। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। शकराज ने कोमा से कहा। अभावमयी अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है।
कोमा ने सकराज से कहा, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या? एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता, कोमा ने सकराज से कहा। तो ये जो बीच बीच में कथन मैंने लिखे हैं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है दोस्तों। ये जो नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें जो कथन दिए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही कथन जो पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं तृतीय अंक। शक दुर्ग के भीतर का प्रकोष्ठ। यह अंक समस्या को वैचारिक धरातल पर प्रस्तुत कर देता है और दोनों पक्षों को बहस की खुली छूट देकर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। ध्रुव स्वामिनी शक दुर्ग की स्वामिनी बन गई है। पुरोहित से ध्रुव स्वामिनी अपने अधिकारों का प्रश्न करती है और रामगुप्त से उसके रिश्ते की स्थिति पूछती है। जिस रानी को शत्रुओं के लिए भेंट कर दी गई हो, वह महादेवी के पद से वंचित हो जानी चाहिए। रामगुप्त और अपने विवाह को राक्षसी विवाह का दर्जा देती है। पुरोहित धर्मशास्त्र देखने की बात कहता है। कोमा सकराज के शव को लेने आती है। ध्रुव स्वामिनी उसे ले जाने देती है, किंतु रास्ते में रामगुप्त के सामंतों ने कोमा और मिहिर देव को सकराज के शव के साथ हत्या करवा देता है। रामगुप्त चंद्रगुप्त को बंदी बना लेता है। देखिए यहाँ पर रामगुप्त चंद्रगुप्त को बंदी बना लेता है। ध्रुव स्वामिनी महादेवी और रामगुप्त की पत्नी होना अस्वीकार कर देती है। पुरोहित भी अपना निर्णय धर्मशास्त्र के आधार पर सुनाते हैं कि ध्रुव स्वामिनी पर रामगुप्त का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव स्वामिनी को भी बंदी बनाने की आदेश सुनकर चंद्रगुप्त लौह श्रृंखला तोड़ डालता है, स्वयं को सकराज के दुर्ग का स्वामी घोषित करता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी को वहां से जाने का आदेश देता है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के लिए कहा। देखते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या था, क्या है। तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास। तत्कालीन नारी समस्याओं को उठाया गया है। नारी दशा दयनीय थी, उसे अपमानित और पददलित किया जाता था। पुरुषों द्वारा अत्याचार किए जाते थे, उन्हें गुलाम समझा जाता था। नाटक का उद्देश्य केवल विवाह, मोक्ष, तलाक या पुनर्लग्न की समस्या का हल मात्र नहीं है। देश का विघटन करने वाली राजनीतिक व्यवस्था के भ्रष्ट मूल्यों पर प्रहार किया है। राष्ट्र एवं व्यक्ति की अस्मिता का प्रश्न उकेरा गया है। नाटक की समस्याएं देखते हैं। ये तो हो गया उद्देश्य। नाटक की समस्याएं हैं। भारत में विवाह के बंधन में एक बार बंध जाने के बाद उससे निकलने का कोई विकल्प नहीं होता, चाहे कितने भी असंतुष्ट ही क्यों न हो। देखिए हमारा भारत राज्य ही जो है, देश ही ऐसा है ना, कि यहाँ पर जो एक बार जो विवाह के बंधन में बंध गया, अब उससे कोई निकलने का कोई विकल्प ही नहीं होता। ये स्त्री के लिए है और पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है पर स्त्री नहीं। लोग इस व्यवस्था को ही उचित समझने लगे थे। पाश्चात्य सभ्यता के कारण भारतीय समाज के सोच में परिवर्तन आया, तलाक के रूप में, लेकिन परंपरावादी लोग इसे नकारते रहे हैं। पुरुष और नारी का बंधन परस्पर द्वेष व घृणा से ही नहीं टूट सकता। सही बात है। पुरुष और नारी का जो बंधन है वो क्या एक द्वेष और घृणा से ही टूट सकता है? किंतु पति नपुंसक, कायर और क्लीव हो तो उसका पत्नी पर कोई अधिकार
नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में वह दुराचारी पति का त्याग कर सकती है। धर्म में इसके लिए मोक्ष तलाक की व्यवस्था की गई है। अब धर्म में ये सब लिखा गया है ना? क्योंकि क्या एक पत्नी ये सब सह सकती है? क्यों सहेगी? अब उसके साथ गलत हो रहा है, तो इस शास्त्र में जो विधान दिया गया है उसके हिसाब से ये जो है तलाक का जो है करवा सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है, अपने पति से वो अलग हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को समीक्षा कैसी लगी ध्रुव स्वामिनी नाटक की, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को समीक्षा अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल साहित्य के पंथरत्न को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और यहाँ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको नाटक। और नाटक तो ये मैंने समीक्षा के तौर पर ही बताया है, और अगर आपको पूरा अच्छे से नाटक को पढ़ना है तो आप लोग नाटक को पढ़िए अगर आपके पास समय है तो। तभी आपको पूरा जो है इसका अच्छे से पता चल पाएगा। वैसे मैंने तो समीक्षा तौर पर बता ही दिया है। अगर आप लोगों को पूरा नाटक चाहिए तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम लोग आपके सामने ये पूरा नाटक लेके आएँ हमारे चैनल पे। तो धन्यवाद दोस्तों।